हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है ना। उस प्रमेय को आज हम देखेंगे। उस प्रमेय की सहायता से आगे के जो क्वेश्चन है 1.2 में आप बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। उस प्रश्न का एक सिंपल सा समझने वाले कॉन्सेप्ट है उसमें। इसकी जो इस थ्योरम की जो उत्पत्ति है आपके सिलेबस में नहीं है और ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसको खाली आप समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो प्रमेय है आपको कहना क्या चाहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रमेय क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या। ये जो प्रमेय है किस पर आधारित है? अभाज्य संख्याओं पर। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, p क्या है? एक अभाज्य संख्या है और p किसको विभाजित करती है? a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो p जो है a को भी विभाजित करेगी। जहां जो a है हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक, जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा। p क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक, p हमारी कोई अभाज्य संख्या है। a क्या है? a है कोई हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक, ये है हमारी पूर्णांक संख्या। कैसी है? धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है। तो ये प्रमेय क्या कहती है? यदि जो ये a स्क्वायर को p पूरी तरह से विभाजित करती है, यदि a का वर्ग जो है p से विभाजित होता है, तो क्या है कि जो a होगा वो भी p से पूरी तरह से विभाजित होगा। एक उदाहरण की मदद से समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं। चलिए, कि जैसे कोई संख्या a बराबर हम क्या ले लेते हैं? 10 और p बराबर हम ले लेते हैं 5। इसके अनुसार क्या होगा कि यदि a क्या है? a का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, p क्या है? 5। यदि 5 से विभाजित है 10 का स्क्वायर, जो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। और 5 से विभाजित होगा तो पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो जो 10 का वर्ग है यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो जो वर्ग हटाने पर भी वह संख्या p से विभाजित होगी। मतलब इसका वर्ग हटा देंगे जब, तो संख्या बचेगी 10 और 5 से विभाजित होगी कितने बार में? 2 बार में। बस यही प्रमेय है। यदि किसी अभाज्य संख्या है ना, यदि कोई अभाज्य संख्या, ये 5 कैसा है? अभाज्य संख्या है। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तब p a स्क्वायर को विभाजित करेगी और जो p है वह a को भी विभाजित करेगी, जैसा कि आपने देखा है। बस इतना सही है, प्रमेय है आपके में। तो चलिए इसका इसी मतलब क्वेश्चन करेंगे इसका। इस क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा यूज होगा बस, और कुछ नहीं है। ज्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक्चुअल में है तो प्रमेय, लेकिन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन बनाकर दे देता है आपको। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। सारे क्वेश्चन का हल करने का तरीका लगभग लगभग सेम ही है। तो चलिए, यदि ऐसा कोई सवाल दिया हो आपको कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए कि आपको कुछ चीज सिद्ध करना हो तो हमेशा उसका उल्टा मान के चलते हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। धीरे धीरे करने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, अंडर रूट 2 को हमको क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो हम मानते हैं, माना माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। इसका उल्टा मान के चलेंगे हम, परिमेय संख्या है। ठीक, हमको सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं? परिमेय संख्या है। देखिए, हम इसलिए मान के चल रहे हैं क्योंकि हमको लास्ट में इसको गलत साबित करना है कि हम जो मान के चल रहे थे वो एक्चुअल में परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम मान के क्या चल रहे हैं? परिमेय संख्या है। अब आपने 9th क्लास में सीखा है कि यदि कोई संख्या परिमेय है, तो यदि परिमेय है संख्या है तो उसे हम क्या किस रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। माना यदि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? p बटे q के रूप में। अब देखिए, आपने पढ़ा है परिमेय संख्या में कि p बटे q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। वही चीज हम यहाँ लिखेंगे, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा जो p
व q एक सहभाज्य संख्या है, एक सहभाज्य है। अब ये सहभाज्य क्या होती है, पहले उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सहभाज्य का मतलब ये है कि यदि किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो 1 होना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई दो संख्या माना हमने 14 और 15, इन दोनों का जब गुणनखंड करें तो इसमें कुछ भी कॉमन ना आए, केवल केवल इनके गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ हो, एक तो सभी का उभयनिष्ठ होता है। जैसे 14 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, 15 को करेंगे तो क्या आएगा, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब देखिए आप कि 14 बराबर 2 गुणे 7 और 15 बराबर 3 गुणे 5, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एचसीएफ में क्या रहते, कुछ कॉमन नहीं रहता तो एक लेते हैं, एक तो सब में कॉमन रहता है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। ठीक है, तो सहभाज्य कहने का अर्थात यह है कि ऐसी संख्या है p बटे q जिसका एचसीएफ 1 है। ठीक, अब चलिए, ये था सहभाज्य। अब देखिए, हमने माना क्या, अंडर रूट 2 बराबर p बटे क्यू। अब यदि इसको देखिए, इस क्यू को इस साइड लेके चलते हैं तो क्या होगा अपना, q 2 अंडर रूट अपॉन p। अब q बराबर p अपॉन अंडर रूट 2। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका हम वर्ग करके चलेंगे, वर्ग करते हैं, लिखेंगे हम वर्ग करने पर सबका फिक्स पैटर्न है, आप बस प्रैक्टिस करिएगा, आसानी से आ जाएंगी। सॉरी, वर्ग करने पर हम इन संख्याओं को वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, क्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आएगा यहाँ पास, पी स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, अब देखिए हमने क्या मानना है कि p व q एक सहभाज्य है, अर्थात p व q एक पूर्णांक संख्या होंगी तभी ये सहभाज्य है। तब यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि q एक पूर्णांक, q एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक, अब यदि q पूर्णांक है तो q स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही होगा, इसलिए q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। ठीक, अब यदि q स्क्वायर पूर्णांक है मतलब कि 2 जो है q स्क्वायर को विभाजित करेगा। यदि जो दो है p स्क्वायर को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करेगा तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएगी नहीं, है ना, क्योंकि 2 यदि भाग देने पर दशमलव में संख्या आ गई तो पूर्णांक तो होगा ही नहीं। इसका अर्थात मतलब ये है कि p स्क्वायर को 2 विभाजित पूरी तरह से कर रहा है, इसीलिए q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या है। चलिए अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे कि अब चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए जब p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी, देखो प्रमेय में हमने कहा था ना कि कोई अभाज्य संख्या 2 है, मतलब वहां पास p था, यहाँ पास क्या है, अभाज्य संख्या 2 है। यदि 2 किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या p स्क्वायर को विभाजित करती है तो जरूरी है कि वो उसका वर्ग हटाने पर भी वह संख्या 2 से विभाजित होगी। बस इतना ही यूज है उस प्रमेय का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, p भी 2 से विभाजित होगी। ठीक, अब यदि p भी विभाजित, अब क्या करेंगे, माना अब जब p को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगी, तो हम मान के चलते हैं कि k1 वह संख्या है जो इससे 2 से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। हम यहाँ लिखेंगे k1 मान लिया, k1 को क्या मान लेते हैं, पूर्णांक है, k1 पूर्णांक है। ठीक, अब जब k1 पूर्णांक है तो क्या करेंगे, हम इस 2 को इस साइड भेजेंगे, 2k1 p अपन सॉरी, अब p की वैल्यू हम निकालेंगे, p की वैल्यू क्या निकालेंगे, 2k1। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब इस p की वैल्यू इस समीकरण 1 में रखते हैं। अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा,
क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी की जगह क्या है हमारा 2k1 का होल स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक, नहीं 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं है ना, खाली पी में स्क्वायर है। तो ये हो गई। अब देखिए, अब क्या हो करेंगे हम कि जो क्यू स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 4k1 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, अब ये 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, सॉरी क्या आएगा यहाँ पास, क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम इस k1 को इधर लेके रखेंगे, k1 का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, इस 2 की साइड लेके जाएंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, अब हमने माना क्या था, k1 क्या था हमारे पास, एक पूर्णांक है। तो सेम अब यही लैंग्वेज फिर से लिखेंगे, k1 हमारा पूर्णांक है तो यहाँ लिखेंगे चूंकि k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है, इसलिए k1 का स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, पूर्णांक होगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब यदि जब ये k1 का स्क्वायर पूर्णांक है, इसका मतलब क्या है कि जो क्यू स्क्वायर है वह 2 से विभाज्य है। लिखेंगे जब ये इससे पूर्णांक है तब क्या लिखेंगे कि Q2 मतलब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। अब यदि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ठीक है, इसलिए क्यू भी 2 से, ये प्रमेय कहती है ना, प्रमेय पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, वही उसी के अनुसार लिख रहे हैं कि यदि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। तो क्यू भी 2 से भाज्य होगा। ठीक, अब यदि दो जो q है 2 से भाज्य होगा तो माना कि जो q है इसको 2 से विभाजित कर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गुणे k1 हो गया ये, और ये क्या कहलाएगा 2 गुणे k2। अब आप देख सकते हैं कि इन गुणनखंडों में 2 हमारा कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ है। लेकिन हम मान के क्या चले थे क्वेश्चन में कि जो हमारा p और q है वो सहअभाज्य है, इनके गुणनखंड में कोई भी कॉमन संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हम जो मान के चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमारा मानना, जो हम अवधारणा हमने मान के चली थी, ये हमारा गलत साबित हो गया। अर्थात यह एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम मान के क्या चल रहे थे कि सहअभाज्य, लेकिन जब हम सॉल्व किए तो हमारे में क्या आ रहा है, 2 तो एक उभयनिष्ठ संख्या मिल रही है जो कि विरोधाभास है। इसलिए अब हम अगली लाइन में लिखेंगे इस अवधारणा, ये हमारी जो अवधारणा मान के चले थे वो गलत हो साबित हो चुकी है। तब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 एवं 3 से स्पष्ट है कि P, क्या लिखेंगे, P व Q में 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कंक्लूजन निकलता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका अर्थात अतः P व Q सहअभाज्य नहीं है। P व Q सहअभाज्य नहीं है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, अगली लाइन पे क्या लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व अभिकल्पना जो है गलत साबित हो गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः हमारी पूर्व कल्पना, हमने कल्पना क्या किया था कि √2 एक परिमेय संख्या है और P व Q जो सहअभाज्य है। तो ये जो कल्पना हमने की थी यह गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमने प्रूव कर दिया, अपरिमेय संख्या है। यही था हमारा क्वेश्चन।
हाँ, थोड़ा-सा बड़ा है लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, क्यों? क्योंकि बार-बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएँगी। जैसे कि यहाँ अंडर रूट 2 था, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3 आएगा तो अंडर रूट 3 करेंगे, बाकी जो फॉर्मेट है वो हमारा फिक्स है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से बनेगी, है ना? मिलते हैं आपको अगली वीडियो पर।